आज हम बात करेंगे मर्दाना बांझपन के ऊपर कि मर्दाना बांझपन क्या है। मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट। अमूमी तौर पे हमारी सोसाइटी के अंदर ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि बच्चा नहीं हो रहा अगर तो फीमेल का चेकअप करवा दिया जाए। डॉक्टर को के पास जब जाते हैं तो मोस्टली सास जो है वो लड़की को लेके जाती है, लेकिन 50% अगर 100 बेऔलाद लोग हैं तो उसमें 50% केसेस के अंदर जो है वो मेल भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसको कि मर्दाना बांझपन की बीमारी कहते हैं। मर्दाना बांझपन जो है उसकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट मर्दाना बांझपन की शेप है दैट इज कॉल्ड ईडी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी कि अज़ाए तनासुल के अंदर इरेक्शन है वो नहीं होती, जिसकी वजह से स्पर्म्स अब वजाइना के अंदर डिपॉजिट नहीं हो पाते और जाहिर है कि फिर आगे प्रेगनेंसी नहीं होती। ईडी के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है जो सीमन के पैरामीटर्स हैं उनके खराब होने। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो इजैकुलेशन है उसमें जो मेल की मनी खारिज होती है उसको हम कहते हैं सीमन। सीमन बेसिकली मुरक्कब होता है स्पर्म्स का और कुछ ऐसे फ्लूइड्स का जो उन स्पर्म्स को अलाइव रखते हैं और उसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। अगर हम एक सीमन के एनालिसिस को देखते हैं तो उसमें तकरीबन 4 किस्म की चीजें हम देख लेते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि क्या सीमन बहुत पतला तो नहीं है, उसका लिक्विफिकेशन टाइम कितना है, सीमन की मिकदार बहुत कम तो नहीं है, नॉर्मली 1.5 ml पर इजैकुलेट होना चाहिए। तीसरी चीज ये कि हर 1 ml के अंदर कितने मिलियन स्पर्म्स हैं। नॉर्मली अगर आपके 15 से 20 मिलियन स्पर्म्स हैं या इससे ज्यादा है तो इसको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर 15 मिलियन स्पर्म से कम है तो वो एबनॉर्मल में आते हैं, उसके अंदर नेचुरल प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल हो। इसी तरह से अब जो आपका नंबर ऑफ स्पर्म है वो पूरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको प्रेगनेंसी होनी ही चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि जो स्पर्म्स हैं वो एक्टिव ही ना हो, वो सारे स्लो हों, वो सारे डेड हों, या उनके अंदर जो एक्टिव परसेंटेज है वो कम हो। नॉर्मली 15 से 20% रैपिड स्पर्म अगर किसी सीमन सैंपल के अंदर आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि इनकी मोटिलिटी बेहतर है। लेकिन ओवरऑल मोटिलिटी, जिसके अंदर मोटिलिटी भी 3 तरह की होती है, या तो बहुत रैपिड स्पर्म मूव करता है, या स्पर्म स्लो मूव करता है, या स्पर्म मूव नहीं करता, सिर्फ अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करता रहता है। टोटल मोटिलिटी अगर 42% से ज्यादा है तो उसको भी हम नॉर्मल कहते हैं, लेकिन हमारा फोकस रैपिड स्पर्म्स के होता है क्योंकि स्लो और नॉन प्रोग्रेसिव स्पर्म जो होते हैं वो यूजुअली एग तक नहीं पहुंच पाते। जो रैपिड स्पर्म होते हैं वो ही गारंटेड होते हैं कि वो अंडे तक पहुंचेंगे और उसको जाके फर्टिलाइज करेंगे। इसी तरह से अगर स्पर्म की मोटिलिटी भी ठीक है, नंबर भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो क्या उसकी साख्त नॉर्मल है, हेड टू टेल की रेशो नॉर्मल है, बहुत ज्यादा लंबी टेल तो नहीं है, बहुत ज्यादा सर छोटा तो नहीं है, या फिर डबल हेडेड तो नहीं है, डबल टेल्स तो नहीं है। अभी रिसेंटली हमने पिछले दिनों एक पेशेंट का सीमन एनालिसिस किया जिसकी 3 टेल्स हमने विटनेस, 3 टेल्स तो नहीं है। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं पेशेंट्स के, उनके अंदर फिर हमें ये देखने को मिलता है कि फीमेल बिल्कुल परफेक्ट होती है, लेकिन मसला क्या होता है मेल के अंदर होता है। या तो उनको अज़ाए तनासुल का मसला होता है, या जो मनी आ रही होती है वो बहुत ज्यादा पतली होती है, उसके अंदर स्पर्म की तादाद कम होती है, एक्टिव स्पर्म कम होते हैं, मोस्टली स्पर्म डेड होते हैं, और जो स्पर्म होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती। आप अगर बेऔलादी का शिकार हैं तो आप अपना सीमन एनालिसिस सबसे पहले करवाएं, क्योंकि एक सिंगल टेस्ट के अंदर जो है वो हमें चीजों का पता चल जाता है। अगर कोई खराबी है, साख्त में खराबी है, मोटिलिटी में खराबी है, नंबर कम है, उसकी फिर एक बहुत लंबी लिस्ट है वजूहात की, जो कि डॉक्टर मुख्तलिफ टेस्ट करवा के आपसे जानते हैं। बाज़ बात सिंपल मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, सिगरेट छुड़वाने से, अल्कोहल छुड़वाने से ही चीजें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन पहले देखें कि क्या कोई प्रॉब्लम आपके अंदर तो नहीं है। अगर आपके अंदर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर अपनी फीमेल पार्टनर को चेकअप करवाएं। बाज़ औक़ात पार्टनर दोनों के अंदर वजह नहीं मिलती है, लेकिन पता ये चलता है कि इन पेशेंट्स का जो है वो बेसिकली जो ज्यादा प्रॉब्लम है वो अनएक्सप्लेन में जा रहा है, कि वजह मालूम नहीं पड़ रही टेस्टों के अंदर, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर प्रॉब्लम है, जिसका हल फिर इक्सी या आईवीएफ होता है। तो आप में से भी जो कोई मेल पार्टनर अपने सीमन का एनालिसिस करवाना चाहता है वो जरूर अपने सीमन का एनालिसिस करवाएं, 3 डे के गैप के साथ करवाएं। लास्ट इजैकुलेट जब आपका हुआ है, आखिरी दफा इंटरकोर्स से 3 दिन का वक्फा रखें, उस वक्त अपना सीमन एनालिसिस करवाएं, अच्छी ऑथेंटिक लैब से करवाएं। स्पेशली जो फर्टिलिटी आईवीएफ सेंटर्स होते हैं उनसे करवाएं। एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है वो करें। कासा यानी कंप्यूटर असिस्टेड सीमन एनालिसिस को हम इनकरेज नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी रिपोर्ट बाज़ नहीं ठीक होती है। जो हमारा एम्ब्रियोलॉजिस्ट सीमन करता है उसमें वो प्रॉपर सीमन्स को एक एक स्पर्म को स्टेन करके देख रहा होता है और
और उनकी मॉर्फोलॉजी पे वर्क कर रहा होता है। इसके अलावा हम पेशेंट्स की जो मोटिलिटी होती है उसको बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया के मुताबिक देते हैं, जो कि आजकल रीसेंट पैरामीटर्स में जो रीसेंट इस वक्त क्राइटेरिया चल रहा है सीमन एनालिसिस को देख। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।